नमस्कार। बड़ी बिंदी गीत साप्ताहिक श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हम जानते हैं, हर बार एक नए मेहमान को लेकर हम यहाँ पे आते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं मृदुला शुक्ला जी, जो कि एक जानी मानी अध्यापिका हैं, लेखन में रुचि रखती हैं और न जाने कितने ही सम्मानों से सम्मानित हैं लेखन के क्षेत्र में, जिसके बारे में हम प्रश्न दर प्रश्न मृदुला जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी सारी बड़ी बिंदियों का बहुत बहुत स्वागत। और मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी बिंदी के इस मंच पर। धन्यवाद अंजलि, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, खुद से बात करने के लिए और मुझे एक बार अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मेरी आवाज आ रही है ना? जैसा कि आपकी आवाज आ रही है मैम, पूरी क्लियर हम सुन पा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा इधर उधर है, बट मुझे पता है हम बड़ी बिंदिया हमारे मैसेज पे फोकस करेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो आज जैसा कि हमारा विषय है अल्फा मेल के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। मैं कुछ यहाँ से शुरू करना चाहूंगी मैम। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज में, स्पेशली जब मैं समाज की बात कर रही हूँ तो मैं हिंदुस्तानी समाज की बात कर रही हूँ, विकास की तरफ है, चीजें बदलती दिख रही हैं। पर कहीं ना कहीं मैं पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगी कि अल्फा मेल को आप परिभाषित कैसे करती हैं? क्या इसकी रियल डेफिनेशन है आपके अनुसार? मैं कैसे परिभाषित करती हूँ, इससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि लोग कैसे अब तक अल्फा मेल को कैसे पहचाना गया है, कैसे उनके बारे में बात की गई है, कैसे राय बनाई गई है। तो पैट्रियार्की का भी अपना ये एक तरीका है। 90s में अल्फा मेल का मतलब हुआ करता था वो व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बहुत बहुत डोमिनेट करता हो, डोमिनेटिंग व्यक्ति हो, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो, जो हर जगह पर डोमिनेट करता हो। शुरुआत में अल्फा मेल का ये मतलब रहा है। ऐसे बात करें तो ये मतलब हम लोग भी एक तरह से पॉलिटिकल एनिमल ही हैं। तो जब हम पशु रहे होंगे, ये तब से आया है। कहा जाता है कि शेरनी जब शिकार करके लाती है तो वो रख देती है और उसके बच्चे और शेर खा लेता है, उसके बाद फिर वो बच्चा खुचा खाती है। तो ये बात कितनी अजीब है कि मतलब ये मनुष्यों की में ये परंपरा पशुओं, वो जब पशु थे तब से ही आई है और वो छोड़ नहीं पाए हैं। तो जो अल्फा मेल का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि स्त्री जो है, जो मेल है, मेल जो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन 2008 में जब रिसेशन आया, जब मंदी का दौर आया, अचानक से बहुत सारे पुरुष जो अपने आप को अल्फा मेल समझते थे, जो सोचते थे कि जो बहुत आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, अचानक से सब सारी चीजें छिन्न भिन्न हुई अर्थव्यवस्था से। मैं एक बात मानती हूँ कि दुनिया में जो भी कुछ है, नियम परंपराएं जो भी कुछ है, वो सब अर्थ के आसपास घूमता रहता है, धन के आसपास। तो जब आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी के समय जब बहुत सारे जो खुद को अल्फा मेल समझने वाले थे वो सड़कों पर आ गए, जो उनकी जेबें खाली हो गई, तब अल्फा मेल की परिभाषा फिर से बदली। और अल्फा मेल की परिभाषा ये हुई कि जो व्यक्ति फिजिकली डोमिनेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मतलब भारतीय नहीं, इसको आप पाश्चात्य में कह लें, कि जो व्यक्ति अन्यान्य तरीकों से स्त्री को अपनी ओर डेट करने के लिए या सेक्स करने के लिए आकर्षित करता है, कर लेता है, डोमिनेट करके, मतलब प्यार से नहीं, जो डोमिनेट करके अनेक तरीकों से, बॉडी बिल्डिंग से, लेकिन डोमिनेशन से ही वो अल्फा मेल कहलाए। फिर अचानक कबीर सिंह आई, फिर से अल्फा मेल पर बात हो रही। हिंदुस्तान में जब अल्फा मेल पर बात शुरू हुई तो कबीर सिंह से शुरू हुई और अब फिर एनिमल पर आई। तो इनको अल्फा मेल नहीं कहा जाएगा, इनके लिए एक नया शब्द है सिग्मा मेल। वे जो स्त्री को सुरक्षा या प्रेम देने के नाम पर उस पर हाथ उठा सकते हैं, उसके साथ हिंसा कर सकते हैं, उसके साथ क्रूरता कर सकते हैं, फिर भी स्त्री उनसे प्रेम करती है। तो ये अल्फा मेल से आगे के मेल हैं, इनको आप सिग्मा मेल कह सकते हैं, जो क्रूरता कर करके किसी स्त्री को काबू कर लेते हैं, लेकिन स्त्री फिर भी उनसे प्रेम करती, मतलब प्रेम तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उनकी पार्टनर बनी रहती, उनका साथी प्रेम तो बहुत बड़ा
मतलब बहुत बड़े कैनवस पर की जाने वाली बात है, लेकिन स्त्री उनके साथ बनी रहती है, उनकी साथी बनी रहती है। उसके साथ हिंसा करने के बाद ये सिग्मा मेल कहे जाएंगे, लेकिन उनको उन पर अल्फा मेल कह के बात हुई। बहुत मैंने इन दिनों तो खूब सारा फेसबुक पर पढ़ा, खूब सारी हमारी जो साथीने हैं जो स्त्री विषयक बहुत सारे मतलब स्त्री विमर्श पर काम करती हैं, तो जी जी लगातार यही बात होती रही कि पेट्रियार्की का एक ही रूप है। और हमारे यहाँ तो बहुत मतलब अल्फा मेल कहाँ नहीं भले गया, लेकिन पुरुषों को पौरुष के नाम पर बहुत हमेशा इस तरह से उकसाया जाता रहा कि वो स्त्रियों को काबू में रखें, कब्जे में रखें, और वो ही पुरुष, उन्हीं पुरुष को स्त्रियां पसंद करती हैं जो अपनी स्त्रियों को काबू में रखते हैं। काबू में कैसे रखते हैं, इसका बस एक ही तरीका था, मारपीट करके। मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ बीच रहा में है, पूछना अब हम चाहूंगी। सोच रहे हैं कि हम कौन सी मील हैं। कोई यूजर है, कौन फेसबुक से यूजर। मेल है, शायद ये मेल लिखना चाह रहे थे, हाँ, जैसा मैं समझ पा रही हूँ जी। मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी यहाँ पे मैम कि आपका इस पे क्या विचार है, जहाँ जब हम किसी एक समाज की बात करते हैं तो समाज तो मोटे तौर पे पुरुष और स्त्री से मिलकर ही बनता है। तो अगर उसमें से एक जेंडर अल्फा बन जाएगा तो दूसरा जेंडर अगर वो उसके अधीन है किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस जेंडर पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर बिल्कुल दूसरे में बुद्धि है तो वो पहले को भी थोड़ी बुद्धि ही देगा अपनी तरफ से, और अगर वो अविकसित रह गया है कि कुछ वजहों से, तो इसका फर्क तो अगले जेंडर पे भी पड़ने वाला है ना। आपका क्या बिल्कुल विचार है इस बात पर? बिल्कुल। जब स्त्रियां बहादुरी का काम करती हैं तो उन्हें मर्दानी कहा जाता है। जी जब बहादुरी का कार्य करती हैं, मतलब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये बहुत, तो मुझे जब मैं मर्दानी शब्द सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि स्त्रियों में मतलब स्त्री, बहादुर स्त्रियों का चरित्र नहीं है। अगर आप कहें कि कोई स्त्री जब बहादुर हो जाती है तो वो मर्दानी हो जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ समाज में बहुत तरीके की व्यंग्यात्मक भाषा में भी उन स्त्रियों को जो बहुत सक्षम हैं, जो बाहर निकलती हैं, जो काम करती हैं, उनको भी कहा जाता है कि मर्दानी है ये। लेकिन फिलहाल मर्दाने कैरेक्टर, तो जब एक एक धड़ा, एक हिस्सा, दुनिया का एक हिस्सा अगर इस तरह से अब चरित्र अपनाएगा, तो जाहिर है कि स्त्रियां उनकी उस स्टेटस को पाने के लिए, जो बहादुर औरतें जो अपने आप को बहादुर समझती, उस स्टेटस को पाने के लिए वो भी उसी को अपनाएंगी। वो अपने जी उन गुणों को, जो जो उनके वो गुण हैं जो बराबरी की, जो बराबरी की बात करने वाले बातें हैं, उनको छोड़ करके उनको भी हमेशा लगेगा कि प्रेम को हिंसा से, क्रूरता से या इसी तरह से काबू करके ही सारी चीजें हो सकती हैं। इस एक निश्चित तौर पे इससे फर्क पड़ेगा। और और एक पढ़ाई, बात में, और मैं एक बात और आपकी बात में यहाँ पे मैम ऐड करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी कुछ कहें। किसी एक जेंडर का अल्फा हो जाना, या जो भी आप उसे कहना चाहें, जिस भी विशेषण से आप उसे विशेषित करें, ये मुझे बहुत ज्यादा एक है कि मतलब दिस इज नॉट रियलिस्टिक एक्चुअली, क्योंकि दो चीजें बैलेंस हो तभी समाज चलता है। बट कहीं कहीं किसी किन्हीं भी वजहों से हम ये शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि इस तरह की चीजें हम अपने समाज में देखते हैं। आप क्या कहेंगी इस पर? मैं आपका प्रश्न मैं सही से पकड़ नहीं पा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी एक जेंडर को जब हम विशेषित करते हैं इस तरह के एडजेक्टिव्स लगाकर, तो ये बहुत फैंटेसी टाइप साउंड करता है, क्योंकि किसी एक को आप इतना बड़ा कर दें, क्योंकि धुरी किसी एक को आप इतना बड़ा कर दें कि दूसरा उतना ही छोटा हो जाए उसके आगे, ये चीज थोड़ी रियलिस्टिक नहीं लगती। हाँ, या तो आप उसको उस एंगल से देखना ही नहीं चाह रहे हैं, या दरअसल कुछ वजह है। दरअसल ये ना, हाँ, ये गलत को जस्टिफाई करना है। जैसे ये कहना कि अल्फा मेल वो पुरुष है जो प्रेमिक, वो आपने एनिमल फिल्म के वो कहीं कहीं मैंने डायलॉग, मैंने फिल्म तो नहीं देखी, मेरी इच्छा नहीं हुई फिल्म देखने की। वैसे मुझे लगता है कि मुझे देख लेना चाहिए एक क्रिटिक के तौर पे ही, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ। और मन इसलिए भी नहीं हुआ कि जब हम ऐसी फिल्मों को देखते हैं तो उनकी टीआरपी बढ़ती है। जितने लोग उसको सिर्फ इसीलिए देखने जाएंगे जी कि
मैं उसको क्रिटिक के तौर पर देखूं तब भी उसकी टीआरपी तो बढ़ेगी ही। तो वो उस बिल्कुल। प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है कि इस तरह की और फिल्में बनाई जाएं। जितना उस फिल्म को देखा जाएगा उतना ही और फिल्में, इसीलिए मैंने नहीं देखा, कभी नेटफ्लिक्स वगैरह पर आ गई तो मैं देखूंगी। तो मुझे ये लगता है कि वो जो फिल्म बनाई गई है, जो पात्र गढ़ा गया, वो जो पुरुष पात्र गढ़ा गया, उस पुरुष पात्र को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के शब्द गढ़े गए हैं। बेसिकली ये जो फैंटेसी है कि वो पुरुष पात्र ऐसा था, आपने जैसे मैंने जो जगह जगह पढ़ा उसमें यह था कि वो मार काट करता है, हत्या कर देता है, और अपने पिता का प्रेम पाने के लिए भी कुछ कर देता है, पत्नी के को भी मारपीट उससे करता है। तो ये सारे ना उस चरित्र को जस्टिफाई करने के लिए अल्फा शब्द, अल्फा मेल शब्द उन पुरुषों ने जिनके जैसे रेसिस्टेंस, जब मंदी आई, मंदी के समय जब पुरुषों के पास उनका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है अर्थ, जिससे वो परिवार संस्था पे काबू रखते हैं, जी। जब उनका आर्थिक वो घटा, बहुत कमजोर हुए, तो उन्होंने ये अल्फा मेल इसकी शरण ली इस शब्द की। तो वही है कि ये बार बार ना शरण देता है ये शब्द। उन्होंने फिर गढ़ा कि हाँ, मजबूत बॉडी हो, डोमिनेटिंग करेक्टर हो, इस करेक्टर से स्त्रियां आकर्षित होती हैं, और फिर उन्होंने इस शब्द का सहारा लिया। तो बार बार जो है, इसी तरह चाहे कबीर सिंह हो, चाहे ये आपका एनिमल मूवी का जो हीरो है, इन सब को जस्टिफाई करने के लिए ये इस तरह के शब्दों का सहारा लिया जाता है। एक तरह से शील्ड का काम करता है। चूंकि कोरोना की बात यहाँ पे आई गई है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहना भी बनता है कि जब ये सब इन विषयों की वजह से, इन कारणों की वजह से हम सब अपने घरों में बंद थे, तो ये जाहिर सी बात है कि किसको अल्फा कहें और उस समय किसको अल्फा ना कहें, वो अपने आप जस्टिफाइड है। मुझे लगता नहीं उसमें हमें कुछ आगे कहने की जरूरत है, बिकॉज जब बिल्कुल हम बिल्कुल। घरों में भी थे तब भी स्त्रियां ज्यादा ही काम कर रही थी उस वक्त भी, बल्कि उनका हाँ, काम और काम बढ़ कर गया रही है। थी। नहीं, काम कर रही थी, और सर्वे बताते हैं, सारे आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारे तलाक हुए हैं, बहुत सारे घर टूटे हैं, क्योंकि उनके साथ घरों में पुरुषों की जो फ्रस्ट्रेशन रहे काम छूटने के, और घर में लगातार रहने के, काम ना होने के, तो उन फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनके साथ बहुत सारी हिंसा भी हुई है, बहुत सारे घरों में मारपीट हुई है, बहुत सारे घर टूटे हैं। तो मतलब शिकार तो वो होती ही हैं इसमें। ये मैं कोरोना की बात नहीं कर रही थी, मैं दरअसल 2000 की जो वैश्विक मंदी है उसकी बात कर रही थी। जी 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी, मैं उसकी बात कर रही थी। ये थोड़ा कोरोना से 10 साल पूरा पीछे की बात है। जी। लेकिन हाँ, कोरोना में भी मतलब नो डाउट कि कोरोना में भी ये तो घटनाएं रही ही कि घर में दोनों स्त्री पुरुष बंद रहे, लेकिन स्त्रियां लगातार खाना बनाती रही, संभालती रही, बीमारी में भी वो उनको कोरोना हुआ रहा, कोरोना में भी वो काम करती रही, चीजों को मैनेज करती रही किसी किसी न किसी तरह से। अगर पति पत्नी दोनों को कोरोना हुआ है तो कोई भाई साहब हैं शायद, वो लगातार बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, उनके उन पे प्रश्नों भी के उत्तर। आएंगे, उन पे भी हाँ, जरूर आएंगे मैम, पर पहले एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि जब हम अल्फा मेल की बात करते हैं तो हम सबको एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं पे जो अल्फा मेल का रोल सोसाइटी में प्ले नहीं कर रहे हैं, वो उनकी स्थिति भी कुछ गेहूं में घुन नहीं की नहीं, तरह ऐसा नहीं जैसी है हो जाती है? समाज ये में। सारे तो वैसे नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्फा मेल वर्ड ही, मतलब जो शब्द ही इसीलिए है ताकि उन लोगों को डिफरेंशिएट किया जा सके, उन लोगों को अलग किया जा सके। ये बिल्कुल नहीं है कि सारे पुरुषों को उसी श्रेणी में डाल दिया जाता है। बहुत सारे स्नेहिल पुरुष हैं, बहुत सारे प्रेमिल पुरुष हैं, अपनी स्त्रियों के, अपनी पत्नियों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी साथिनों के साथ बहुत प्रेम से, बहुत बराबरी से रहने वाले पुरुष हैं, और उनको कभी इस श्रेणी में नहीं डाला जाता। मुझे नहीं लगता कभी इस श्रेणी में डाला जाता है। मैं तो जहां तक अपने आसपास देखती हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। समाज में जो ऐसे पुरुष हैं जो प्रेमिल हैं, स्नेहिल हैं, बराबरी पर की बात करते हैं, बराबरी को जीते हैं, उनको इसका हमेशा सम्मान मिलता है, इसका आदर मिलता है। और जो अल्फा मेल है ना, ऐसे पुरुषों के लिए वो हमारे गांव में एक शब्द प्रयोग होता है, मऊगा। जी मऊगा, मऊगा का मतलब होता है जो पुरुष थोड़ा सा स्त्री जैसा हो, घरेलू काम कर लेता हो, प्रेम का मतलब
प्रेम करता हो, बराबरी पर रहता हो, अपनी पार्टनर का किचन में हाथ बटा देता हो और घर में सफाई कर लेता हो, बच्चे की नैपी बदल देता हो, ऐसे पुरुषों को जो अल्फा अल्फा ही नहीं, मतलब अल्फा मेल टाइप के जो पुरुष हैं, वो ऐसे पुरुषों को बहुत प्रताड़ित करते हैं लगातार। जैसे मेरे एक पार्टनर हैं, मेरे एक कलीग हैं, तो उनका फोन आता है तो हमारे पुरुष साथी जो हमारे यहाँ कहते हैं, अरे भाई भाभी जी का फोन आ गया है और बर्तन मांजे हुए बिना, जैसे वो कभी कभी कहते हैं, उनकी पत्नी भी वर्किंग है, तो कहते हैं मैं कभी कभी कि मैं बर्तन धो लेता हूँ, अपनी पत्नी को किचन में मदद कर देता हूँ। तो पुरुष साथी इस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी कम मनोबल का व्यक्ति हो तो वो इस बात को छुपाने लगता है कि मैं अपने घर में काम करता हूँ। वो अगर करता भी है तो वो कहता नहीं। तो जैसे उनकी वाइफ का फोन आएगा तो वो सारा जो जेंट्स कोलीग है वो कहेंगे, अरे हाँ स्त्रैण, तो वो लगातार कहेंगे कि अरे भाभी जी का फोन आ गया, बर्तन तो नहीं मांजना है, बर्तन तो नहीं पड़े हुए हैं, या भाभी जी मैं की उसी पॉइंट पे आने वाली थी मैम। मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो पुरुष ऐसे नहीं है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनको वैसा ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है उस बिल्कुल पुरुष समाज खामियाजा में? नहीं, उन्हें खामियाजा तो भुगतना पड़ता है जो समाज उनको कहता है, पर वो उसका सुख भी जीते हैं। और वो सुख इतना बड़ा होता है कि उस सुख की खातिर वो उस खामियाजे को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। अपने साथी के साथ प्रेम से रहना, सुखी जीवन जीना, उसको बिना डोमिनेट किए बराबरी का जीवन जीना, उसके साथ सहभागिता होना घर के कामों में, जिसके जो आपका जीवन साथी है उसके साथ हर जगह सहभागिता होना, वो सुख को जीते हैं। और वो सुख इतना बड़ा होता है कि वो समाज की इस उपेक्षा को झेलने की ताकत दे देता है वो सुख। और मेरे जितने भी यहाँ पर पुरुष साथी इस बात को सुन रहे हों, और उनको मैं ये कहूंगी कि उस सुख को जिए आप लोग। वो बहुत बड़ा सुख है कि आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ, बहुत सारे पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों के सिर में तेल लगाते हैं, उनकी कंघी करते हैं और बहुत दुलार करते हैं, और उस दुलार का अपना एक सुख होता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए माचो मैन, एंग्री यंग मैन और अल्फा मेल, इन चीजों से के सुख को पुरुष को छोड़ना पड़ता है। तो आप अपनी प्रवृत्ति, जो व्यक्ति है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो सुख चाहता है उस सुख की ओर मुड़ जाता है। अगर वो चाहता है कि वो एक सुंदर सहजीवन जिए तो वो ये सब करता है, और उसके लिए वो उस प्रताड़ना को झेल लेता है। और एक पुरुष चाहता है कि उसके घर में उसकी पत्नी दबी सहमी, डरी, या फिर मान लो वो डरती नहीं है तो कलह करती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने गुस्से को अलग तरीके से व्यक्त करती है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। तो माचो मैन टाइप के पुरुष इस को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि चलो ठीक है, पत्नी रोती झीकती रहती है, लेकिन मैं तो उसको मुंह नहीं लगाता, मैं तो उसको भाव नहीं देता, मैं तो उसको अपनी जूती समझता हूँ, जूती के नीचे रखता हूँ। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किसको महत्व देते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमने अल्फा मेल से बात शुरू की थी मैम। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अल्फा मेल जैसी मानसिकता गढ़ने में समाज की क्या मानसिकता रही होगी? बेसिकली ये शब्द गढ़ा ही क्यों गया, कहाँ से आया ये? कहाँ से मैंने ये कहाँ से आया इसके ओरिजिन पर तो बात नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आया तो ये पशुओं से ही है, जहां पर जो जैसे पशु हैं तो पशु में मेटिंग के लिए फाइट होती है। फूड और प्रजनन, फूड और प्रजनन ये दो हैं जिनके लिए पशुओं में सबसे ज्यादा फाइट होती है। मतलब मूल आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान मनुष्य कहते हैं ना, लेकिन जो वन के जीव हैं, जो जंगल में रहते हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ कोई फैमिली की व्यवस्था नहीं, जहाँ कानून की व्यवस्था, जहाँ कोई सिस्टम नहीं किसी भी तरह का, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे सोसाइटी का हो, चाहे वो न्याय का हो, कोई सिस्टम नहीं है, वहां से आया है ये। जहां पर कोई सिस्टम नहीं है, जहां पर सिर्फ एक ये है कि जो डोमिनेट कर गया वो मेट करेगा, जो डोमिनेट कर गया वो खाएगा। तो ये वहीं से चला है। और अगर ये हमारे समाज में अभी भी है, बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि अभी हमें उतना ही जंगलीपन, उतनी ही पशुता बनी हुई है। ये वहीं से चला हुआ शब्द है। अभी हमने बताया ना कि शेरनी शिकार करके लाती है और फिर उसके बच्चे और शेर खा लेता है, फिर उसके बाद वो बचा हुआ खाती है।
तो ये वहीं से चला हुआ है। और सारे जीवों में मेट करने के लिए बहुत फाइट होती है। जैसे सांपों में आपस में लड़ाई होती है, फिर जो सांप जीतता है वो मेट करता है। इसी तरह लगभग अधिकांश जीव में, मैं सब में नहीं कह सकती, सब में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोर को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है जी। क्योंकि वो नाच करके अपनी मोरनी को रिझाता है। आ, लेकिन जो हिंसक हैं, जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो जी। वुल्फ की बात हो, चिंपैंजीज में भी ये कहा जाता है कि उनमें मेटिंग के लिए और फूड दोनों के लिए फाइट होती है, और फाइट में जो जीतता है वही मेट करता है। तो यही बात स्त्रियों के संदर्भ में है। वहां यहाँ स्त्रियों के संदर्भ में सिर्फ मेटिंग नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन ही, मतलब सिर्फ दैहिक संबंध नहीं, पूरा जीवन जुड़ा होता है जिनके साथ वो रहती हैं। तो लेकिन यही है कि डोमिनेशन मामला तो डोमिनेट करने का ही है। इसी बात से जुड़ी एक और बात आती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में कि अगर वो मेल करते हैं तो देन इट इज जस्टिफाइड, एंड अगर कोई फीमेल करती है तो उस पर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। जैसे कि एक फीमेल अगर ऊंची आवाज में बात करती है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता, बट अगर मेल करेगा तो वो मेल है, वो कर सकता है। और इसी तरह से अगर गालियां तो वैसे सबके लिए ही खराब है, किसी को यूज नहीं करनी चाहिए, पर अगर फीमेल करे तो खराब है, सभ्य स्त्री नहीं है। और मेल करे तो इट इज मैनेजेबल, इट इज फाइन। इस पर आपका क्या विचार है? तुलसीदास ने एक दोहा है, चौपाई है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि सुरसर पावक की नाई। जो समर्थवान है उसको दोष नहीं दिया जाता, जो सामर्थ्यवान है, जो मजबूत जी। है, जो डोमिनेट करता है। तो चूंकि हमारा जो सेटअप है ये पेट्रियार्की का है, पेट्रियार्की ने जो गढ़ा है, वहां पर उन्होंने अपने लिए जो चीजें गढ़ी हैं, जो उनके लिए श्रेष्ठता का प्रतीक है, गाली देना या कुछ भी इस तरह से, वो उनकी जो उनके बाद की दोयम दर्जे की मनुष्य है या जो जीव है, उसके लिए वो कैसे हो सकता है गाली। और पहली बात, दूसरी बात, जो पुरुषों के ने गालियां गढ़ी हैं, वो गालियां स्त्रियां दे भी नहीं सकती हैं। वो गालियां उनकी प्रिय स्त्रियों की देह से जुड़ी होती हैं, एग्जैक्टली exactly, जी। उनकी माँ से, उनकी बहन से, जी। उनकी पत्नी से, उनकी बेटी से। पत्नी से भी नहीं होती हैं, माँ, बहन और बेटी की ही गालियां होती हैं। पत्नी के लिए भी गालियां कम होती हैं। आपको गालियों पर बताऊं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये मजेदार बात है कि मैंने गालियों पर बहुत सोचा है। तो मैं देखती हूँ कि जो गालियां स्त्रियां देती हैं हमारे यहाँ, जैसे गाँव में, हमारे ससुराल में, गाँव में स्त्रियां देती हैं मांग धोनी, मतलब तुम्हारी मांग धुल जाए, और बेटा काटो, मतलब तुम्हारा बेटा मर जाए। जी। तो ऐसे ही स्त्रियां गाली देती हैं पुरुषों से संबंधित, कि तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए। इस तरह की गालियां स्त्रियां देती हैं। और पुरुष उसके ठीक विपरीत स्त्रियों के मरने की गालियां नहीं देते, क्योंकि स्त्रियों का मरना उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। ठीक है, मर जाएंगी तो दूसरी आएगी। लेकिन वो स्त्रियों के देह से जुड़ी हुई गालियां देते हैं, उनके लिए ज्यादा बड़ी बात होती है कि उनकी जो प्रिय स्त्रियां हैं उनके साथ कोई दैहिक संबंध बना ले, उनकी देह को कोई छू ले। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत कि वो मर जाएं। मतलब स्त्रियां मर जाने की गालियां देती हैं अपने प्रिय पुरुषों को, और जो पुरुष हैं वो स्त्रियों को सिर्फ देह से जुड़ी, ये नहीं कहते कि तुम्हारी मां मर जाए जी। या तुम्हारा बाप मर जाए, पुरुषों को कभी नहीं सुनेंगे। वो उनकी गालियों में माँ बहन के देह से जुड़ी हुई गालियां होती हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो मुझे लगता है स्त्री के लिए अपने पुरुष का, प्रिय पुरुषों का जीवित होना महत्वपूर्ण होता है, और पुरुषों के लिए अपनी प्रिय स्त्रियों का शुद्ध होना, उनको कोई छुए ना, असूर्यम पश्या, उन पर सूर्य की किरण भी ना पड़े, ये होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिफाई करना है उनको, केवल उनके फिजिकलिटी पे जज किया जाता है कि यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। जी। एक बार फिर से मैं उसी पॉइंट पे वापस आना चाहूंगी दीदी, जिस पे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, कि अल्फा मेल वाला जो एक टर्म है उसका बहुत आजकल महिमा मंडन हो रहा है, स्पेशली एनिमल फिल्म के आने के बाद से।
आपको क्या लगता है, पहले तो मैं इस पे भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो समाज ऐसी पिक्चरें बनाता है और देखने भी जाता है, ये अपने आप में हाँ एक बड़ी खतरनाक सी बात है, जिसमें पत्नी पति का जूता चाटती है और ये मूवी हम टिकट खरीद के देखने जाते हैं। तो उस समाज के बारे में, मतलब ये बड़ी खतरनाक सी बात है कि ये तो, हाँ, ये ये क्या हुआ। दरअसल ये आगे बढ़ जाना है। जैसे पहले भी होता था कि जैसे नायिका आती है, नायक से कुछ कह रही है बहुत गुस्से में, कुछ बहुत सारी फिल्में ऐसे हैं, और नायक तड़ाक से उसको एक झापड़ मारता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये मतलब थोड़ा सा उसी हिंसा का आगे बढ़ जाना है। पहले भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी जो फिल्में थी वो ऐसी, जैसे एक गाना है, मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी, जो पुराने गाने हैं अगर आप उन गानों को ले लीजिए तो वो सारे गाने ऐसे होते हैं कि वो सारे गाने ऐसे लगते हैं कि उसमें स्त्री को पीछा करके ही पटाया जाता है। स्त्री की कोई कंसेंट नहीं होती, किसी भी स्त्री के पीछे कोई भी आदमी बहुत दिनों तक पड़ जाता है तो वो उससे प्रेम करने लग जाती है। तो वो ये उसी का एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। पहले जी ये दिखाया गया। अच्छा, उसके पहले भी मैं ये भी कहती हूँ कि ये महिमा मंडन नहीं है। ये एक कृति को ऐसे क्यों देखा जाता है, जैसे आप शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने बहुत सारे जो हमारे नेगेटिव इमोशन हैं उन पर खूब लिखा है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने नेगेटिव इमोशन का महिमा मंडन किया है। जी भाई एक नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव फिल्म है ये दुख की बात है कि उस नेगेटिविटी को लोग देखने जा रहे हैं। अब लोग इसी, अब मेरी तरह लोग नहीं सोचते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए देखें उसमें है क्या आखिर जो लोग इस पर इतनी बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी का प्रचार तेजी से होता है। महिमा मंडन तो मुझे नहीं लगा कि जैसे मेरा बेटा, मैं तो मेरे जितने भी मुझसे जुड़े हुए पुरुष हैं वो देख कर आए तो मैंने पूछा कैसे, तो बहुत घटिया फिल्म है। महिमा मंडन नहीं है, एक नेगेटिव, जैसे इसके पहले खलनायक फिल्म आई थी और बहुत सारी फिल्म आई हैं जिसमें नकारात्मक चरित्रों को, जो नकारात्मक चरित्र जिसके हीरो रहे, जी तो इस फिल्म को भी मुझे लगता है कि समाज को इसी तरह से लेना चाहिए कि ये एक नकारात्मक चरित्र की फिल्म है, एक नकारात्मक इमोशन को दिखाने की फिल्म है। इसको कोई भी व्यक्ति, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति, इसको अपना कोई सामान्य स्वस्थ पुरुष भी उस पुरुष को अपना रोल मॉडल नहीं मानेगा जिसमें वो है। उसमें स्त्री के साथ ही नहीं, वो तो एक साइकोपैथ, वो बंदा तो साइको है भाई। वो ऐसे लोगों की हत्याएं कर रहा है, किसी को कुल्हाड़ी से काट दे रहा है, किसी को बंदूक से मार दे रहा है, किसी को गोली से मार दे रहा है। तो हम ये भी तो देखें कि वो ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत समाज में सम्मानित और बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। चरित्र से मतलब सिर्फ दैहिक बातों से थोड़ी होता है, सेक्स से संबंधित बातें ही नहीं है। चरित्र का मतलब ये है कि उसको वो पूरा मूलतः क्या है, वो तो हर जगह ऐसा ही है। हिंसक, उसको आप पागल कह सकते हैं, उसको आप साइकोपैथ कह सकते हैं। और फिल्मों की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, कई बार फिल्मों के बारे में इस तरह से बात करके ये एक तरह से उसका प्रमोशन इस तरह से किया गया कि वो फिल्म बिकी। लेकिन ऐसी फिल्में समाज पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ती हैं, ये मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। ये एक नकारात्मक फिल्म है, आई चली गई, मेरे ख्याल से साल 2 साल बाद किसी को याद भी नहीं रहेगी कि एनिमल जैसी कोई मूवी आई थी। जी, किसी हमारे व्यूवर ने हमें कमेंट किया है कि आज आपका विषय बहुत अच्छा है, और साथ के साथ हमें यहाँ पे एक कमेंट ये भी आया है कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने मृदुला मैम, कि आपने गालियों के अंतर को यहाँ पर समझाया है। और देखिए, किसी ने आगे यहाँ पे हमें ये भी कमेंट भेजा है कि वो जो एक मानसिकता पहले चली आई थी जिसके विषय में हम बात करें कि भला है बुरा है जैसा भी है, बुरा मेरा मेरा पति पति मेरा मेरा देवता, देवता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हाँ जैसे कि हम देखते हैं सिनेमा का बहुत प्रभाव होता है हमारे समाज पर, बहुत कुछ। यंग जनरेशन जो अभी टीनेज में है, अब तो खैर बहुत स्मार्ट है, बट एक जमाने में, हमारे समय में बहुत फर्क पड़ता था क्योंकि एक लिमिटेड दुनिया थी, तब बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, तब सिनेमा ही बिल्कुल। होता था। तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा का आपके हिसाब से, क्या ये जो इस तरह की अगर चरित्र गढ़े जाते हैं तो उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारे समाज पर? अब इस युग में तो नहीं आएगा, पहले आता था। पहले मुझे याद है कि राजेश खन्ना का हेयर कट चल गई है और फलाने हीरो के जैसे लोग कपड़े पहन रहे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे पांचे वाले बेल बॉटम पहने जा रहे हैं। और इस तरह से पहले हीरो जो है
वो वाकई हमारे समाज का नायक होता था। जी और फिल्मों को बहुत उससे बहुत सकारात्मक माना जाता था, बहुत उसकी कॉपी की जाती थी। कि जय संतोषी माँ पिक्चर आई तो लोग अगरबत्ती लेकर जाते थे, फूल मतलब उस पर पैसे फेंके जाते थे। जब जय संतोषी माँ फिल्म आई थी तो लोग पर्दे पर फिल्म पैसे फेंकते थे। तो सॉरी, इसी से आप सोच सकते हैं कितना असर रहा होगा कि आप एक फिल्म को इतना रियल मान लेते हैं कि पर्दे पर पैसे फेंकने लगते हैं। तो लेकिन अब इतना असर नहीं होता। मैं तो देखती हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों को भी देखती हूँ कि अब फिल्म है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे अपने ये ओटीटी चैनल्स हैं, तो इतना बहुत गहरा असर इन फिल्मों का नहीं होगा। और नकारात्मक फिल्मों का असर बिल्कुल भी नहीं होता समाज पर। सकारात्मक फिल्मों का असर तो थोड़ा बहुत होता भी है, लंबे समय तक वो थोड़ा टिकते हैं। नकारात्मक फिल्में ज्यादा मतलब भले वो बिक जाएं, ये हो सकता है कि एक बार उनको बहुत देख लिया जाए, लेकिन वो कोई चरित्र, हाँ, कोई व्यक्ति बीमार है मान लीजिए, जैसे कोई एक पहले से ही किसी बच्चे में किसी अ, किसी भी डिजीज के ट्रेट हैं पहले ही, अब उसने देख ली एनिमल फिल्म, तो वो उसका ट्रेट जो है वो ट्रिगर कर जाएगा। जी लेकिन सामान्य मनुष्य में इतना विवेक होता है कि भाई हत्या कर देना, मार देना, किसी से अपने जूते चटवाना, ये इसको कॉपी नहीं करना है। तो ऐसी फिल्में तो समाज पर असर नहीं डालती। सकारात्मक फिल्में थोड़ी बहुत डालती, और अब तो बहुत कम। ऐसे चलते फिरते देखिए, पहले ऐसे होता था, सपना देखा जाता था फिल्म देखने का कि फला फिल्म आई है, उसको देखने जाना है। हाँ, फिर 2-3 दिन ऐसे सपने होते थे कि हाँ जाना है, जाना है, जाना है फिल्म देखने। फिर उसके बाद फिल्म देखने जाया जाता था। फिल्में इतनी सुलभ नहीं थी कि आप मेट्रो में बैठे हैं और आपने उसमें फोन में खोल लिया और आपने फिल्म देख ली। फिर उसके बाद अगले पल अब जो भी चीजें हैं ना, वो बहुत कम असर करने वाली हो रही हैं। जो जी स्क्रॉल करने का, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, तो वैसे स्क्रॉल करते करते हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर चीजों का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा बिल्कुल, है। जाहिर तौर पे। पर अटेंशन यहाँ पे हो रहा इसी है। आपकी बात से हम जुड़ी मैं जैसे, एक बात पूछना चाहूंगी। जी, वो हाँ ये जी, कि ये तो हम महानगरों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हुआ दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बैंगलोर जैसे सिटीज। पर अभी भी चूंकि हमारा देश काइंड ऑफ कह सकते हैं हम गांव का देश है, और अभी भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर अभी उतना विकास नहीं हुआ है, या उतनी मानसिकता में कुछ अभी लोगों की कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो क्या वहां भी जब इस तरह की फिल्में लगती हैं, तो जहाँ, अगर मैं राजस्थान के कुछ गांवों की बिल्कुल। बात करूँ। बड़ा होता हुआ बच्चा अगर इसे देखेगा, जी तो उसके दिमाग पर नकारात्मक असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। बिल्कुल। अगर जैसे एक किशोर है, जिसको कहीं से, माँ से, बहन से, बच्चों से, टीचर से, कहीं से कोई पॉजिटिव नहीं मिलता, कुछ पॉजिटिव बातें नहीं सुननी है, कोई उसको समझाने वाला नहीं है, तो उन पर तो असर पड़ेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। और एकदम पड़ेगा। जी लेकिन ऐसी फिल्में बनेंगी, अभी आप देखिएगा कि अल्फा मेल के बाद एक सिग्मा मेल भी आएगी, जिसमें एक इससे भी हायर लेवल का मेल होगा, और उसे भी खूब देखेंगे लोग। ज्यादातर तो इस उत्सुकता में, मेरे तो बहुत सारे मित्रों ने सिर्फ उस फिल्म को इस उत्सुकता में देखी, आखिर इसमें है क्या, जी ऐसा क्या है इसमें जो हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, या बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अल्फा मेल, अल्फा मेल, अल्फा मेल। और ये कहीं ना कहीं उनके भीतर से उनको इस बात से थोड़ा सा तो खुश करता ही है कि एक जो पुरुष है वो बहुत डोमिनेट कर रहा है, और छाया हुआ है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, छाया हुआ है, तो खुशी होती है। लेकिन पता नहीं, मुझसे तो जो मिलने जुलने वालों ने, मेरे स्कूल में, ऑफिस में, और मेरे रिश्तेदारों में, मित्रों में, परिचितों में, या फेसबुक पर ही मैंने किसी की पोस्ट नहीं देखी जिसने एनिमल मूवी के फेवर में कुछ लिखा हो। जी आपने पढ़ी क्या ऐसी कोई नहीं नहीं, पोस्ट? मैंने भी जहाँ जितना भी उस मूवी के बारे में अभी तक पढ़ा है, वो हाँ, नेगेटिव ही पढ़ा है। और मैं चाहती थी मैं आपसे मिलने से पहले देख पाऊं, जो कि हो नहीं पाया। तो शायद हाँ, हमारी नहीं, बातें कहीं और नहीं, थोड़ी सी कहीं सार्थक किसी होती। पुरुष मित्र ने, चाहे वो भयवश ही ना लिखा हो कि मैं ऐसा लिखूंगा तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, लेकिन ये संकोच तो भी बचा हुआ है ना। बिल्कुल, वो संकोच जरूरी है, बहुत हाँ, जरूरी है।
इसी बात से जुड़ी एक और बात है कि यहाँ पे हम बात अल्फा मेल की नहीं कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगी प्लीज हमें बताइए मैम, कि अगर हम बात अल्फा मेल की जगह अल्फा फीमेल की भी करते तो भी उतनी ही घातक है। किसी भी एक जेंडर का डोमिनेट करना हद से ज्यादा और दूसरे जेंडर को दबाया जाना, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, वो भी हाँ, इक्वली लेकिन गलत है, राइट? लेकिन आपको क्या लगता है? लेकिन पशु के समय से लेकर स्त्रियों तक अल्फा फीमेल जैसा कोई कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जब अल्फा मेल हैं, जब अभी भी स्त्रियों की, जो आपने कहा ना, अभी पिछड़े इलाके हैं, चीजें जी बहुत बदली नहीं हैं, क्रीमी लेयर पर चीजें बदली हैं, तो इस तरह की जो बातें करना, कि अल्फा फीमेल की बातें करना, ये भी घातक है। ये सिर्फ संतुलन बनाना है, लेकिन जो क्रिटिक है, जो बात कर रहा है, उसको ना थोड़ा सा क्रूर होना पड़ता है, उसे संतुलन नहीं बनाना, उसे सिर्फ इस पर नकारात्मक चरित्र मनोवैज्ञानिक तरीके से खतरनाक असर डालते हैं। समाज उसे स्वीकार भले न करे, लेकिन असर पड़ता है। हाँ, हो सकता है पड़ता हो, पर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत असर नहीं पड़ता। चीजें कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, खराब चीजें लोगों के जहन में असर नहीं डालती। लेकिन ये जो भी लिख रहे हैं, इनका भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा, लिख रही हैं या लिख रहे हैं, इनका अपना अपना ऑब्जर्वेशन होगा, तभी ये कह रहे हैं ना कि नकारात्मक चरित्र असर डालते हैं। ये कुछ वैसी सी बात हो गई कि आपके घर में एक अलमारी है और उसमें एक जगह हमने कुछ गंदे कपड़े या किसी भी तरह की ऐसी चीज दे रखी, तो जब भी आपकी नजर जाएगी तो वो एक जो ट्रिगर जो आपने कहा था वो कभी कभी ट्रिगर करेगा। तो वैसी चीजें ना ही हो, शायद ज्यादा बेहतर है समाज में। बिल्कुल ना हो तो बेहतर है, ये तो मैं हमेशा कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हो तो बेहतर है, लेकिन जो पूंजी है, जो बाजार है, उसको इस बात से वो समाज सेवा नहीं करता है। उसे पैसे कमाने हैं, तो उसे जो बिकेगा वो बेचेगा। जी अगर अगर समाज को इस बात की जरा सी भी परवाह है, तो ऐसी फिल्में, जैसे मैंने कहा मुझे परवाह है, तो मैं उस फिल्म को देखने नहीं गई। सिर्फ इसलिए नहीं गई कि इससे उसकी टीआरपी, मेरे एक ना देखने से शायद फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे जैसे अगर 1000-2000 लोग भी सोचते हैं तो फर्क पड़ता है कि उसकी टीआरपी बढ़े। जब इस टॉपिक पर बात करने की बात आई, तो मेरा एक बार मन हुआ कि मैं एनिमल मूवी देख लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अभी भी फिल्म नहीं देखूंगी। अभी मैंने सारे जितने उन पर लेख देखे थे, जितनी रिव्यू आए थे, जितनी वीडियो थे, उनको देखा, उनको सुना, और मैंने सोचा कि मुझे इस पर आगे कोई बात नहीं करनी, मतलब इस फिल्म को नहीं देखना है। जी बात करेंगे, और इतना तो मैं उस फिल्म में जान ही गई हूँ कि एक पुरुष है जो अपनी पत्नी को बहुत खराब तरीके से बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता है, और उसके बावजूद उसकी पत्नी उसके साथ बनी रहती है, और वो बहुत मारपीट हिंसा करता है अपने पिता से प्रेम पाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ इधर उधर से सुन के, मेरा बेटा देख कर आया अपने दोस्तों के साथ, तो लेकिन जी आकर उसने भी कहा कि बहुत खराब फिल्म है, चाहे मुझे खुश करने के लिए कहा हो, उसके भीतर क्या है ये तो मैं नहीं जानती। जी जी बिल्कुल। और एक बात और कि इस तरह की जो भी सिनेमा आजकल हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो मेल्स हमारी सोसाइटी में हैं और जो सेंसिटिव हैं, कहीं ना कहीं उनकी सेंसिटिविटी को खत्म करता है। क्योंकि देखिए, जब वो भी कई लोग कई तरह के फ्रेंड सर्कल में जुड़े होते हैं, तो उनमें से कुछ जी, ऐसे होंगे जो शायद जिनको ठीक लगता होगा या जिनको ठीक नहीं लगता होगा। तो जब इस तरह की फिल्में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये कहा जा, उनकी भी सेंसिटिविटी इससे इफेक्ट होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल होती होगी, एकदम 100%। अगर आप लगातार खराब चीजें आपके सामने हो, तो उनके प्रति आपको बुरा लगना कम हो जाता है। जैसे कुछ चीजें जो हमको बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं, लेकिन अगर वही हमारे आसपास रोज होने लगे, जैसे जब मैं फेसबुक पर आई थी, जी तो किसी की भी मृत्यु की खबर जो है, मुझे उतना ही दुखी करती थी जैसे मोहल्ले की खबर दुखी करती है। घंटों तक मैं ऐसे सोचती रह जाती थी, और चिंता में पड़ जाती थी। अगर कोई युवा है, उसकी मृत्यु हुई है, इसके परिवार का क्या हो रहा होगा, इसकी पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी, बच्चे होंगे, पिता होंगे, कैसे जी रहे होंगे। फिर कोरोना आए, हमारे आसपास इतने लोग गए,
इतने लोग गए कि करेजा, हमारे यहाँ कहा जाता है एक कि करेजा काट पाथर हो गया। करेजा काट पाथर होने का मतलब है संवेदना का कम हो जाना। जी तो इसी तरह जब हमारे आसपास इसी तरह की कोई भी नकारात्मक चीज लगातार होती है, तो उसके प्रति जो हमारी संवेदना है वो कम हो जाती है, और वो कम बुरा लगना कम हो जाता है, ये तो निश्चित रूप से है। इसलिए ऐसी फिल्में बननी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि ऐसी कोई फिल्म बने, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हीरो बनाया जाए जो इस तरह से अल्फा सिग्मा, मतलब अल्फा मेल या सिग्मा मेल हो। कल परसों ही मैं सिग्मा मेल के बारे में भी मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत और भी खतरनाक बात है कि अल्फा के आगे भी एक सिग्मा मेल की कल्पना की जा रही है, जो इससे भी ज्यादा डोमिनेट करके अपनी सोसाइटी में सब कुछ हासिल करना चाहता है, प्रेम, पद प्रतिष्ठा, पैसा। तो खतरनाक बात तो है ही निश्चित रूप से। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो जरा सा भी समझदार है, जो प्रबुद्ध है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके आसपास कुछ कोई ऐसा वातावरण बने, कोई ऐसी फिल्म बिल्कुल। बने। अभी आपने देखा होगा पुष्पा एक फिल्म आई थी, जी तो पुष्पा का जो चरित्र था वो भी ऐसे था, लगातार काटे जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, यद्यपि वो स्त्रियों के प्रति जो मतलब बहुत क्रूर नहीं था। वो भी ऐसे कि एक औरत का पीछा करता है और लगातार। आप मैंने पुष्पा देखी है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। जी मैंने भी देखी है। तो पुष्पा का भी चरित्र ऐसा ही एकदम लगभग इसी के आसपास का चरित्र था, और पुष्पा की लोगों ने बहुत आलोचना भी की, बहुत उसको, लेकिन खूब हिट हुई। मैं झुकेगा नहीं साला, उसका डायलॉग और उसका वैसे एक विशेष तरीके से चलना बहुत दिनों तक था। जी लेकिन पुष्पा के बारे में कहीं कोई बात नहीं है। पुष्पा आई और जब पुष्पा आई थी तो पुष्पा पर बहुत बात हुई और लोगों ने उसको खूब देखा था, खूब पसंद किया था। अब अब कहीं कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी जेंडर ओरिएंटेड जब कोई मूवी आती है तो हम ना उसी जेंडर पे क्वेश्चन करते जाते हैं। पर मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स गढ़े जाते हैं उसमें फीमेल का क्या रोल आप पाती हैं? क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स भी ऐसी हैं जो कम से कम दूर से देख के तो ये लगता है कि उनको ऐसे कैरेक्टर्स अट्रैक्ट करते हैं, दे लाइक दोज काइंड ऑफ मेल्स। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कैरेक्टर स्त्रियों को पसंद नहीं आते। मैं इस बात को एकदम डिनाई करती हूँ। बेसिकली ये बहुत एक बड़ा षड्यंत्र है। फिल्म में ये दिखाया जाना कि कोई स्त्री ये पसंद करे, फिल्म में ये दिखाया जाना कि कोई पत्नी अपने पति से मार खा के बहुत खुश है, क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? या कोई दिखाया जा रहा है कोई पत्नी अपने अपनी जो पति की दूसरी पत्नी है उसको उसके साथ भी रह ले रही है, खुश है। और फिल्मों में जो दिखाया जाता है, मैं बहुत सारी स्त्रियों को जानती हूँ जिनके पतियों की दूसरी शादियां हुई हैं, जिनकी जो अपने मेरा डॉग आ गया है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। सॉरी। शीशम, सो जाओ। वो यहीं बैठा हुआ है लगातार। अगर तुम्हें जाना है तो तुम बाहर चली जाओ। बाहर जाना है। ये बेसिकली ये दिखाया जाता है ऐसा कि ऐसा करके स्त्री खुश होती है, क्योंकि जो पेट्रियार्कल सेटअप है वो ये चाहता है कि स्त्री ऐसे खुश रहे। बेसिकली ऐसी कोई स्त्री खुश हो नहीं सकती है। फिल्म में ये दिखाया जाना कि कोई मार करके अपने पति का, या तो वो एकदम हेल्पलेस होती है। जो हमारा आर्थिक सामाजिक ताना बाना है, देखिए हमें किसी व्यूअर का कमेंट आया है कि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है कि मैं भी यहाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, उसे लग रहा है कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है। बिल्कुल तो जी। हाँ, हम कहाँ थे? हाँ जी, वो आप बता रही थी कि हाँ, फीमेल्स। होता क्या है हाँ कि जैसे कोई औरत एकदम हेल्पलेस है
उसको उसको लगता है कि मैं यहाँ से जा करके वो उसके अपने गणित होते हैं। मैं कितनी मतलब मेरी पूरी लाइफ में, चूंकि मैं रूरल एरिया में काम करती हूँ, तो मैंने कितनी स्त्रियों से कहा तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तो जी। उनका डायलॉग होता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, कम से कम इनके साथ छत तो है, रोटी तो मिल रही है। और वो उस हम्म। पति के साथ मार खा करके अगले दिन बहुत आराम से तैयार होकर मार्केट जाती हैं, और बाहर से ऐसा दिखता रहता है कि वो बहुत खुश हैं वहां पर। बहुत सब कुछ सारी नॉर्मल स्त्रियों है। को, मैं समाज में काम करती हूँ, सोसाइटी में, मैं स्कूल में मतलब टीचिंग तो करती ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सोसाइटी से बहुत गहरे से, जहां भी रहती हूँ समाज से बहुत गहरे जुड़ी हुई होती हूँ। तो कई बार वो स्त्रियां ऐसी होती हैं, जैसे एक बार एक औरत को उसका पति मार रहा था, मैं वहां पहुंची, मैंने कहा मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और तो उसके बाद उस औरत ने मुझसे कहा कि मैडम जी ये हमारा आपस का मामला है, आपसे क्या मतलब, आप जाइए, मेरा पति मुझे चाहे मारे चाहे गाली दे। जी। और फिर उसके बाद मैं वहां से आ गई। कुछ महीनों बाद वो स्त्री मुझे मिली, तो उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मैडम अगर इनको पुलिस पकड़ ले जाती तो हम लोग कहाँ जाते। तो हम्म। अब जब उसने मुझे ये कहा कि आप बहुत गुस्से से मुझे कहा, बहुत हिकारत से कहा कि आप यहाँ से जाइए, आपसे क्या मतलब, मेरा पति है, मुझे मारे चाहे गाली दे, आखिर मुझे प्यार भी तो वही करता है, रखता भी तो वही है। हम्म। तो अब आसपास का जो पूरा परिदृश्य है उसको आप एक सिर्फ उसको कैमरे में लीजिए, उतने को ही सिर्फ कैमरे में लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, तो ये दिख रहा है ना कि वो औरत एक उसकी मदद करने वाली स्त्री को कह रही है बिल्कुल। कि ठीक है मैं खुश हूँ, इस परिस्थिति में भी मार खा के खुश हूँ। लेकिन उस स्त्री ने आके जब मुझसे कहा कि हाँ मैं कहाँ जाती, मैं आपको बताऊं स्त्रियों की मजबूरियां ऐसी हैं कि अपनी ही बेटी से बलात्कार करने वाले पुरुषों के साथ भी स्त्रियां रहती हैं। और ऐसे जी। बहुत सारे मतलब बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में जो कोर्ट में हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि जिन पुरुषों ने उनकी अपनी खुद की बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनके अपने पूरा जीवन उन्होंने उन्हीं पुरुषों के साथ काटा है। तो ये उनकी हेल्पलेसनेस है, उनके मतलब आत्मविश्वास विहीन होना, कमजोर होना, और उनके पास कोई मदद कहीं ना होना, अ, उनका ये आत्मविश्वास ना होना कि हम इसके बिना भी रह सकते हैं, इस हिंसा से बाहर निकल सकते हैं। चीजें बदल रही हैं धीरे 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 धीरे, तो बदल जाएंगी। लेकिन अभी स्त्री इसी स्थिति में है कि उसको लगता है कि मार खाकर जो बाहर से थपेड़े खाना, एक किसी स्त्री को उसके पति ने तलाक दे दिया, मतलब वो अपने पति को छोड़कर आ गई, तो आसपास की स्त्रियां उसको समझा रही थी कि अरे दुनिया भर की, अब उसको छोड़ के आ गई तो दुनिया भर का ताना उना सुनने से अच्छा था उसे एक आदमी की मारपीट सह लेती। जी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका जैसे कभी इसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप नहीं देख सकते हैं, इतने शेड हैं कि अभी बिल्कुल। इनका एक रंग कहा जा सकता है। और एक गहरे रंग में मतलब आप उसको ब्लैक या व्हाइट, एक ब्लैक से व्हाइट की ओर बढ़ते हुए गहरे रंग में आ जाने के में अभी बहुत वर्ष लगेंगे। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक बिल्कुल। आत्म ऐसा लोग कहते हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भर स्त्रियां नहीं अपने पुरुषों की प्रताड़ना सहती सहती हैं, क्योंकि उनमें भी आत्मविश्वास नहीं है कि जब हम इसके बिना रहेंगे तो हमारे माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी। और इन सारी स्थितियों में लगता है कि इतने सारे तनाव झेलने से अच्छा चलो एक आदमी से ही मार डांट खा करके एक आदमी का ही दुख सह के रह लिया। बिल्कुल। आपने जब ये उदाहरण दिए तो मैं भी बहुत सारे अपने आसपास के उदाहरणों से रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि हम सभी ये सब कहीं ना कहीं देखते हैं। हाँ, तो आप क्या बिल्कुल सही आपको कह रही लगता हैं। है, नहीं तो क्या आपको लगता है कि वो स्त्रियां वास्तव में उन पुरुषों से प्रेम कर रही होंगी, एडजस्टमेंट कर रही है, मैं कहूंगी शायद, एडजस्टमेंट क्योंकि कर उनके रही हैं, पास बिल्कुल लेकिन एग्जैक्टली हाँ, एडजस्टमेंट कर रही है, उनके लेकिन पास कोई जो ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिनेमा है, जो और दृश्य हैं, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि स्त्री तो उन पुरुषों को भी प्रेम करती है, उनके साथ भी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो उनको भी प्यार करती हैं, उनके साथ भी रहती हैं। लेकिन अगर उनके पास अवसर हो, क्या तब भी वो रहेंगी एक अच्छे जीवन का? तो ये बहुत मैंने कहा ना, अभी इसको एक शेड में आप नहीं कह सकते हैं। अभी इसका एक कोई फिक्स शेड नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे शेड हैं। सॉरी। हाँ। और
मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जब आप किसी के साथ, वो कैसा भी इंसान है, आप जब उसके साथ एक लंबे समय तक रहने लगते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी आदतों की आदत भी हो आदत जाती है, लग एग्जैक्टली जाती है। exactly. तो हाँ, उसकी आदत हो आदतों की भी जाना और आदत हो प्रेम जाती होने में फर्क है। है। बहुत फर्क है। आदत और प्रेम में बहुत फर्क है। आदत हो जाना और प्रेम हो जाना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको जी एक छोटी सी आदतों के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं। कि जी स्वागत। एक राजा था, उसके यहाँ एक चोर पकड़ा गया। जी तो चोर ने कहा, राजा ने उसको दंड दिया कि इसके पीठ पर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा बांध दिया जाए, दोनों हाथों से ऐसे कस करके इसकी पीठ जी। पर बांध दिया जाए, और 6 महीने तक वो बंधा रहे। हम्म। तो 6 महीने तक वो लट्ठा बंधा रहा। पहले तो वो व्यक्ति इस मतलब ऐसे सोता था, करवट ही सो सकता था, पीठ के बल तो सो नहीं सकता था, या पेट के बल सोता था तो भारी लट्ठा पीठ पर लदा रहता था। तो इस करवट जी उस करवट सोते सोते जब 6 महीने बीत गए तो उसको वो राजा ने बुलाया और सिपाहियों से कहा कि इसके पीठ का लट्ठा खोल दो, इसकी सजा का समय समाप्त हो गया है। तो वो जब उसकी पीठ से लट्ठा हट गया, घर आया, अब लेटे तो उसको नींद ही ना आए। दरअसल उन 6 महीनों में उसे उसकी आदत हो गई थी जी। उसके बंधे होने की। तो शुरुआत में उसे जो मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। और उसके बाद फिर वो दूसरे दिन गया राजा के दरबार में, और उसने कहा कि साहब बहुत परेशानी हो रही है, वही जो हमारी पीठ में बांधे तो वही बांध दीजिए, उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तो दरअसल आदतें और प्रेम इसी तरह से उसको आप परिभाषित कर तो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस तरह की आदतें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत घातक हैं, गलत आदत का लग जाना भी। और देखिए ना, हमारी चर्चा में कोई कमेंट पे भी हमें आया है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी सभी व्यूअर्स के लिए। कई कई पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर स्त्रियां भी पति के अत्याचार सहती हुई समाज को दिखाना चाहती हैं कि वो खुश हैं। उनके भीतर ये डर बना हुआ है कि अकेली औरत का जीवन बड़ा ही मुश्किल होगा, बिना प्रेम के समझौते करती हुई पूरा जीवन बिता देती। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम मतलब और इस बात को स्त्रियाँ बहुत अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझती हैं, जो समझदार स्त्रियाँ हैं, जो संवेदनशील स्त्रियाँ हैं, वो अपने आस-पास की स्त्रियों का मन पढ़ रही हैं। पहले तो ऐसा होता था कि उनकी संवेदनशीलता को इस ढंग से इतने शातिराना तरीके से ख़त्म कर दिया जाता था कि जब वो पैदा होकर बड़ी होने लगती थी, तब से उनको बताया जाता था कि औरत का जीवन यही है, वो इसीलिए पैदा हुई है, वो ऐसी ही सेवा करने के लिए पैदा हुई है, वो ऐसे ही मार खाने के लिए पैदा हुई है। तो जब वो बड़ी होती थी, जब तक वो बड़ी होकर औरत बनती थी, तब तक उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती थी कि जो स्त्री ऐसा नहीं करती है, वो गलत करती है। तो वो अपनी अधीन स्त्रियों से भी वही सब करवाने लगती थी। बिल्कुल। वो सब उसकी कंडीशनिंग। ट्रेनिंग का पार्ट थे। जैसे आपको बताऊं कि जो आत्मघाती दस्ते तैयार किए जाते हैं, आत्मघाती दस्तों में बच्चियां ली जाती हैं और बच्चियों को खुद को मारने के लिए तैयार किया जाता है, हम्म। छोटी बच्चियों को। तो जब अगर किसी छोटी बच्ची को या बच्चे को खुद को मारने के लिए तैयार कर लिया जाता है, जा सकता है, तो छोटी बच्चियों को अपने ऐसे ही बड़ा किया करते-करते जब तक वो औरत बन कर के समझदार औरत बन जाती थी, तब तक उनके पूरे दिमाग में ये फ्रेम हो जाता था कि स्त्री ऐसे ही मार खाने के लिए बनी हुई है, ऐसे ही सताए जाने के लिए बनी हुई है, ऐसे ही काम करने के लिए बनी हुई है। इसलिए वो अपने साथ, अपने जैसे कहा जाता है ना, सास को बहू ही सताती है। जी बहू को सास ही सताती है, ऐसा कहा जाता है जी। ना। तो सास ये सोचती थी कि ये इस स्त्री का कर्तव्य है और ये मेरा जी कर्तव्य है कि अगर ये ऐसा नहीं करती है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इससे ये ऐसा करवाऊं। तो बिल्कुल। ये मतलब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा ताना बाना है। और जब इसको बहुत अच्छे से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, जब इस पर बात की जाएगी, निरंतर बात करने से ये चीजें खुलेंगी और खुल के धीरे धीरे फिर आई विश बिल्कुल। कि खत्म हो। आज हमारा जो विषय है मैम, वो विषय ऐसा है कि हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं। हमारे पास न जाने कितने बिल्कुल असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे इस बात पर। जी, मैं बिल्कुल। चलते चलते, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है, तो मैं आपसे जरूर कहूंगी कि हमें कुछ कविताएं अगर आप अपनी भोजपुरी की सुनाएं तो। भोजपुरी में तो मैंने नहीं लिखा है, मैंने अवधी में लिखा है। प्लीज प्लीज सुनाइए हमारे व्यूवर्स को। अ, एक मिनट। हाँ,
शायद बाहर से आवाजें आ रही होंगी क्योंकि हमारे यहाँ लोडिंग अनलोडिंग चल रही है। मैं बेसिकली अवध क्षेत्र में पैदा हुई हूँ। जी। तो और भोजपुरी क्षेत्र में मेरा विवाह हुआ है, तो मैं भोजपुरी में बहुत कुशल नहीं हो पाई। एक कविता सुना दे रही हूँ। हिंदी की कविताएं सुना दो मुझे, वो ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि जी, एक हमें और एक फरमाइश यहाँ पे आई है, एक अवधी कविता जिसे आपने दिल्ली में अभितोको रूम थिएटर में सुनाया था, वो अगर आपके पास अभी हो। अच्छा, हाँ, एक कविता मैंने अवतोको रूम थिएटर में सुनाया था नोटबंदी पर, तो जी। सुनाती हूँ। अरे करो, बंद कर। एक मिनट, हाँ, सॉरी। एक मिनट लूंगी। हाँ, सुनिए। ये कविता है, दुई दुई पैसा। एक गांव की स्त्री है। गांव, उस समय बहुत सारी औरतों ने जो पैसे जोड़े हुए थे नोटबंदी में, सबके पोल खुल गई थी। जो जो जोड़ जोड़ के स्त्रियों ने अपने अपने घरों में रखा था, तो सारी स्त्रियों की एकदम अपने पति के सामने, सास ससुर के सामने, जो संयुक्त परिवार में है, तो सास ससुर के सामने उनकी सबकी पोल खुल गई थी। तो ये वही कविता है कि दुई दुई पैसा जोड़े गांठे, कविता का शीर्षक है दुई दुई पैसा जोड़े गांठे, 100 रुपया रहा रखौनी के, 100 रुपया रहा रखौनी के, 600 काजर लगवाई के, 100 रुपया रहा रखौनी के, 600 काजर लगवाई के, 55 के रद्दी बेचे रहे 200 सेनुर बहराई के, 55 के रद्दी बेचे रहे 200 सेनुर बहराई के, जब हाट बाजार गए घूमे, बरजे मन कस के रहे खींचे, दुई दु दुई दु रुपया जोड़े गांठे कुल जब्त कराया चाचा जी, तू तो नोटबंदी कई के हो हमें चोर बनाया चाचा जी। आगे है कि अपना हमें शंका से देखें। अपना जो है पुरुषों को, अपने पतियों को कहती हैं स्त्रियां। जी। अपना हमें शंका से देखें, बूढ़ा हमका तिरछे चितवई। अपना हमें शंका से देखें, बूढ़ा हमका तिरछे चितवई, बड़ पुतऊ कहें इशारा में, कारे अम्मा कितना सिरजे, छोटके देवर से कहे यही 2 टका देव बदलाई में, छोटके देवर से कहे यही 2 टका देव बदलाई में, तोहरे घर ना मेहर लड़का, तुम्हें का समझाई चाचा जी, तू तो नोटबंदी कई के हो हमें चोर बनाया चाचा जी। वाह। मनिहारिन मंगर के आवे, मनिहारिन जो गांव में चूड़ी पहनाती है। मनिहारिन मंगर के आवे, बिफई के रोज बिसातिन के, टिकलुई सेनुर लाली काजर न कभो खरीदे जीव भर के, टिकुली सेनुर लाली काजर न कभो खरीदे जीव भर के, हरियर की चूड़िन के पीछे नक्के कंगन के साध रही, हरियर की चूड़िन के पीछे नक्के कंगन का साध रही, मजमज के 3 बरिस हो गया पायल बदलाए चाचा जी, मजमज के 3 बरिस हो गया पायल बदलाए चाचा जी, तू तो नोटबंदी कई के हो हमें चोर बनाया चाचा जी। वाह जी।
एक एक ग्रामीण महिला का सारा कष्ट आपने अपनी इन लाइनों में हाँ, कह सारा दिया। कष्ट है उसका कि उसने बड़ी जी, मुश्किल से पायल नेग भी नहीं बदले कब से उसने। हाँ, नेग चार बचा के बहुत मन को अपने खींच खींच के पैसे बचाए थे। और फिर उसने अपने एक प्लानिंग भी कर ली है कि छोटे देवर से कहा है कि मेरे पैसे बैंक से बदला दो तो 2% दूंगी तुमको, 2 टका दे जी, बदलाई। तो हमें यहाँ बहुत पर सुंदर। एक दर्शक का कमेंट आया है कि मैथिली में भी पति को अपने कहते हैं। हाँ, ज्यादातर भोजपुरी में भी, अवधी में भी, बहुत जगहों पर पति को अपना कहते हैं, अपने कहते हैं। हमारे यहाँ अवधी में अपुना कहते हैं, अपना, अपना आई है। अवधी भाषा से बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर चूंकि मैं भी कानपुर की पैदाइश हूँ तो मैं बहुत हद तक समझ पा रही थी, कविता का सारा अर्थ मुझे आराम से समझ में आया जी। और बहुत सुंदर कविता थी। और देखिए ना, हमें यहाँ पे हमारे किसी एक दर्शक का कमेंट और आया है कि उदाहरण है ये भी कि एक परिवार जिसमें सभी बेटे बहू अच्छे पदों पर हैं, वहां बहुओं को सास ससुर पति जेठ के माध्यम से रोज उपदेश पिलाया जाता है कि औरतें माने धरती और उस पर कोई भी कुदाल चलाए उसे सहन करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, स्त्री को कहा ही जाता है कि उसमें धरती की तरह धीरज होना चाहिए, आकाश की तरह उसका विस्तार होना चाहिए, और फलाना और ढिमाका। खैर, जी, ये बहुत सचमुच बहुत बड़ा विषय है, और इस पर हम लगातार कई दिनों तक हम लोग अगर बात करते हैं तो बात होती ही रहेगी। जी, बिल्कुल लेकिन निश्चित रूप से। जी, हाँ, पर मैं चाहूंगी कि ये तो रही विषय की बात। अब चलते चलते हमारी बड़ी जो बिंदियां यहाँ हमें जो सुन रही हैं या जो बाद में भी सुनेंगी, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सारी बड़ी बिंदी ग्रुप की सारी महिलाओं से ये कहती हूँ कि कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। और जब हम कसकर हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ चलेंगे, यद्यपि मुश्किल काम है, क्योंकि जो अभी स्त्रियां हैं वो वाकई अभी भी कमजोर हैं। जब कोई स्त्री किसी स्त्री से लड़ रही होती है, उसे नीचा दिखा रही होती है, तो इसका मतलब बहुत कमजोर औरत है, कहीं ना कहीं वो भी मजबूत नहीं हो पाई। और उनको पुरुषों से सीखना है बहुत कुछ। जैसे भाईचारा शब्द है ना, जी, तो बहनचारा भी होना चाहिए। और पुरुषों से वो सीखना है कि किस तरह से वो आपसी संबंधों को निभाते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से वो छोटे छोटे जो अपने उनके स्वार्थ हैं, जी, उनके उनमें अपने संबंधों को आड़े नहीं आने देते। तो सारी बड़ी बिंदियां एक दूसरे को कसकर हाथ पकड़े, क्योंकि अभी ये यात्रा शुरू हुई है, अभी बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाने के लिए एक दूसरे के साथ का पाथेय लगेगा। तो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। जो पीछे हमारी छोटी बहनें आ रही हैं, उनको हाथ पकड़कर और अपने से जल्दी से ऊपर खींच लें और उनको आगे बढ़ा दें। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनके लिए दुनिया का विस्तार भी हमसे ज़्यादा है। तो बस सारी बड़ी बिंदियों से मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है, और उन सब के लिए मेरा बहुत प्रेम है। वो बहुत सारी जो इस ग्रुप से में बहुत सशक्त स्त्रियाँ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा काम भी कर रही हैं। लेकिन इस काम को और तेज़ी इस काम में लाई जाए। बस मेरा यही आग्रह है। और विभा जी के लिए मेरा बहुत आदर है। मैं तो बहनापा शब्द अलग है, भाईचारा शब्द, हाँ, विभा जी कह रही हैं कि बहनापा शब्द है, बहनापा शब्द है, लेकिन बहनापा जी, शब्द का जो वितान है वो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। इसको जब हम और विस्तारित देंगे, जब आप पुरुषों के व्यवहार को बहुत ध्यान से देखिए, बड़ी बड़ी बातों को वो ऐसे टाल करके, अगर 10 पुरुष हो एक जगह, जी, और कोई आप कभी भी स्त्री के एम्पावरमेंट की कोई बात करने लगी, वो 10 एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अगर 2 स्त्रियां हैं तो एक स्त्री जो एम्पावरमेंट की बात कर रही है वो अकेली हो जाएगी, वो जो एक सिंगल स्त्री होती है वो भी उन 10 में शामिल हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल, वहां ताकत महसूस करती है। दरअसल उसके साथ बस इतनी ही दिक्कत है, वो ताकत की ओर चली जाती है। उसको लगता है ये तो मतलब जहां पावर है उसको ऐसे ही ट्रेन किया गया है कि पावर की ओर झुक जाती है। तो सारी महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारी बड़ी बिंदी, और विभा जी इस तरह, जिस तरह से वो अपन, मतलब वो तो फाइटर हैं, इसी तरह से वो बहुत सारे अच्छे काम करती रहे, एक्टिंग करती रहे, लिखती रहे। मतलब उनकी एनर्जी को मेरा सलाम पहुंचे, और इसी एनर्जी को वो हमेशा लगी रहे। हम लोगों को भी इसी तरह सपोर्ट करती रहे जिस तरह से वो हमेशा करती हैं, हमेशा बड़ों जो बड़प्पन दिखाती हैं।
तो उन्हें मेरा बिल्कुल। सादर प्रणाम। मुझे लगता है हमारा समय हो गया है। जी, मैं आपकी आपने जो अभी कहा चलते-चलते जो मैसेज हमारी बड़ी बिंदियों को दिया उसको एक सेंटेंस में कहना चाहूँगी, एक सेंटेंस में कंक्लूड करना चाहूँगी कि देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश कॉल्ड द रियल क्वीन्स दे ऑलवेज फिक्स ईच अदर क्राउन। सो बिल्कुल, लेट्स डू बिल्कुल। दैट ऑल टुगेदर और हमारी विभा मैम और हमारी विभा दीदी की जो भी एनर्जी हाँ, है वो जो ऐसे भी है, ही हाँ। सभी बिंदियों में प्रवाहित होती रहे और बहुत बहुत आपका धन्यवाद मृदुला दीदी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और देखिए ना हमें नीचे कमेंट भी आ रहा है कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है। जाना तो पड़ेगा, फिर मिलेंगे, फिर जाना तो हमेशा फिर मिलने के लिए होता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा निश्चित सत्र रूप से। रहा, बहुत आपके सवालों को मैंने बहुत एन्जॉय किया, यद्यपि मैं बहुत किसी तैयारी से नहीं आई थी, इन दिनों बहुत जीवन व्यस्त है, लेकिन आपके सवालों के साथ बहुत इतनी व्यस्तताओं में भी मैम हमें ये समय देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सार्थक चर्चाएं हमारे बड़ी बिंदी के पोर्टल पर चलती रहें यही एक आशा जी, है बिल्कुल, और बिल्कुल। सभी बड़ी बिंदियों से चलते चलते मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि हमारे बड़ी बिंदी के कमेंट सेक्शन में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन विद बाई मी अ कॉफी तो आप वहां से कम हमारे लिए एक कॉफी और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफियां खरीदिए क्योंकि ये जो धनराशि है ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फिर मिलते हैं अगले सप्ताह तब तक के लिए नमस्कार।